तो जो ये वेतन आयोग जो हुआ है, 8वां वेतन आयोग है, तो इसको लेकर के पूरे देश भर के जो केंद्रीय कर्मचारियों में काफ़ी साका भी माहौल है। तो इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी इसका फर्क पड़ेगा। किस में फर्क पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पर। हाँ, देखिए, ये जो वेतन आयोग का गठन का विषय है वो कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी है और आयोग का जब गठन होगा उसके बाद निश्चित रूप से जो मिनिमम लेवल है वो भी अप होगा, जो मैक्सिमम लेवल है वो भी अप होगा। तो जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेगी। तो आप सही कह रहे हैं कि वो जो पैसा है वो बाज़ार में कहीं न कहीं रूट होगा, कंजम्पशन में रूट होगा, कहीं न कहीं आएगा। तो जो ये जीडीपी है वो जीडीपी को बढ़ाने में इसमें योगदान भी होगा। और ये समय समय पे वेतन आयोग के विषय जो है आते रहते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि समय पे ही 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी कैबिनेट से करवा दी है। तो बेहतर ब्यूरोक्रेसी बनाने के लिए आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने वाले भविष्य में लाया जाए, सर क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अलग विषय है, उसका यूज़ होना चाहिए। हालांकि कल ही मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जुडिशरी के एक फंक्शन में था। कुछ एप्रीहेंशन भी है, लेकिन अब हम इंडस्ट्री 4.0 के युग में जी रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, रोबोटिक भी है, जिसमें आपका 3D प्रिंटिंग भी है, IoT भी है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ये जो टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ नहीं करें। अब जैसे अपन दिल्ली में चलते हैं तो पहले तो हम पूछते थे भी अगली ग्रेटर कैलाश कहाँ है। आज पूछते नहीं है ना, हमारे पास ही जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर रहे हैं ना। तो इसलिए जहाँ ये सुविधाजनक है और उसका तो उपयोग करना चाहिए। अगर एप्रीहेंशन है कहीं प्राइवेट डेटा को लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के, तो उसमें कोई अच्छी चिंतन मनन और सुझाव अगर जनता के आते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें इसको काम मिलेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर के जो एक सब्सिडी फ्री चीज़ें बांटने की होड़ मची गई है, जैसे आप पार्टी ने 200 यूनिट फ्री की थी, बीजेपी ने 300 यूनिट की है, कुछ और भी युवाओं को और बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन के लेकर के। तो ये जो फ्री को लेकर के कर रहे घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस जैसे बीजेपी जो आप हो, तो इसमें आप पार्टी से बीजेपी कैसे अलग रही? इसमें मैं जोड़ देता हूँ, ये वो केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी तो झूठ पे झूठ बोल ही रहे हैं। वो तो मुझे लगता नहीं है, डेली कभी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। वो तो इतना झूठ बोलने वाले कोई व्यक्ति हो सकता है सार्वजनिक जीवन में, कल्पना से बाहर की बात है। ये जो संकल्प पत्र का विषय है उसमें आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक, किसी वर्ग को आप एम्पावर करते हो, सशक्त करते हो, वो एक अलग विषय है। जैसे वुमन एम्पावरमेंट का विषय है, यूथ को एम्पावरमेंट का विषय है, वो एक विषय ही अलग है। उसमें आपको एक गवर्नेंस ला करके उनको सशक्त करने का विषय है और आपको अपनी इकोनॉमी देख करके आगे निर्णय लेने का विषय होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जिनके पास गैस नहीं थी और गैस का कनेक्शन दिया तो उसमें इक्वलिटी भी आई और वो सशक्त भी हुए। जिनके पास टॉयलेट नहीं था और उस घर में टॉयलेट बन गया, उनकी इज्जत भी बढ़ी और वो सशक्त भी हुए। इसलिए वो एम्पावरमेंट का विषय है, उसको थोड़ा डिफरेंट आपको करना पड़ेगा। केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में जो है आपकी सरकार जी, क्योंकि उनकी पोल ही खुल गई। अब तो कथनी करनी में फर्क साफ नजर आ गया, लोकप्रियता घट गई। और अब तो जो वो साथी थे दोनों, अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, वो भी तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सर, जल जीवन मिशन प्रकरण नहीं, ऐसा नहीं है जी, वो अलग विषय है, जो बैठ के बात करेंगे कांग्रेस। देखिए, वो जो राहुल गांधी जी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बीजेपी की आलोचना करे समझ में आता है, मोदी जी की आलोचना करे समझ में आता है। वो इंडियन स्टेट की आलोचना कैसे कर सकते हैं? आप भारत की संप्रभुता पे चोट कर रहे हो और बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हो। इस बयान की तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सर, विपक्ष ने कहा है कि ना महाकुंभ जो है उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। महाकुंभ जो है उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? महाकुंभ राजनीतिक अखाड़ा कैसे है कि 1954 के वक्त में जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, वहाँ भगदड़ मच गई थी। इस प्रकार की योगी जी ने भी महाकुंभ का राजनीतिक महाकुंभ तो सामाजिक समरसता का बहुत महत्वपूर्ण एक
इवेंट है और देश और दुनिया में इसकी तो बहुत तारीफ हो रही है अभी इनकी व्यवस्थाओं की। और ये भारतीय संस्कृति का ऐसा संगम है और इतनी व्यवस्थाएं अच्छी हुई है, जो जा रहा है वो तो तारीफ ही कर रहा है। भाई कौन आलोचना कर रहा है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। महाकुंभ को लेकर जिस तरह से देश विदेशों में जिस तरह चर्चा आई है, उसको लेकर एक महाकुंभ अलग राज्य बनाने की बात चली थी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कुछ ऐसे पवित्र आपके कुंभ जैसा, महाकुंभ जैसे स्थल बनते हैं, तो भारतीय संस्कृति कितनी उजागर होती है जी। तो ये तो गर्व करने वाली बात है। थैंक यू भाई साहब। देखिए, 2020 में स्वामित्व योजना शुरू हुई थी। उसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये भूमि किसकी है, पंचायत की है या किसी और की है, इसका ड्रोन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वे करके और आज ये पट्टा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें पारदर्शिता भी रहेगी और जो जिस ज़मीन का हकदार है उसी को ही पट्टा मिलेगा। इससे मुझे लगता है कि ग्रामीण अंचलों में जो गांव के नज़दीक, कस्बे के नज़दीक जो ज़मीनें होती है जिनमें विवाद होता है, उन विवादों में भी कमी आएगी। तो ये बहुत अच्छी योजना मैं मान रहा हूँ डेवलपमेंट के लिए। एक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बड़ा प्रक्रिया जारी है जी। मैं आपको बताऊं कि पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह भाटी ने कल ये बयान दिया कि नहीं हो रहा, संगठन की प्रक्रिया जारी है, संगठन की प्रक्रिया जारी इस तरह से काम हो रहे हैं मोदी सरकार के अंदर। गुड गवर्नेंस आप कहते हैं, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट दो बड़े मुद्दे हैं। गरीबों को पहले भी आवास दिए थे, आवास दिए थे गरीबों को पहले भी, प्रधानमंत्री योजना में चलाए गए। कुछ ऐसे लोग थे जिनको मिल नहीं पाए, अब जो रह गए अब मिल जाएंगे। इन्होंने, मोदी जी ने कहा ही है कि मेरे तीसरे कालखंड में देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे ले जाना और जिनके भी कच्चे मकान हैं उन सब के पक्के मकान बनवाना, ये दो तो बड़ी प्राथमिकताएं, बड़ी घोषणाएं, बड़ी गारंटी हैं। सर, दिल्ली इलेक्शन को लेकर सर है इंडियन स्टेट और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। ये आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करो, समझ में आता है। केंद्र में जो भाजपा के मंत्री हैं उनकी आलोचना करो नीतियों पर, तो समझ में आता है। आप इंडियन स्टेट शब्द का प्रयोग करके और उनकी आलोचना करना और कहना उनसे भी लड़ना पड़ेगा, इसका मतलब आप भारत की जो संप्रभुता है उसको चैलेंज कर रहे हो। जो बाहर ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे राहुल गांधी जी मिलते रहते हैं, जो देश तोड़ने का काम करते हैं, उनसे ज़्यादा मिलते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द जो प्रयोग किया बहुत ही निंदनीय है। जिम्मेदार पद पे बैठे हैं वो, और पूरे देश में राहुल गांधी जी की इसको लेकर के आलोचना हुई है। दिल्ली चुनाव नजदीक है, उसको लेकर पार्टी की क्या तैयारी है? क्या और केजरीवाल राहुल जी दोनों भी एक हो गई है, और शीश महल को लेकर जो राजनीति चल रही है सर, उसको लेकर कांग्रेस मिली हुई है साहब, ये मिली जुली सरकार है, आपस में मिले हुए हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में तो केजरीवाल जी की तो पोल खुल गई। शुरू में उन्होंने कहा ये अन्ना हजारे आंदोलन से उपजे हुए ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। कितनी कस्में खाई थी, क्या हुआ? सिक्योरिटी दो जगह से ले ली, दो राज्यों से। महल भी, शीश महल भी बना लिया, सरकारी गाड़ी में भी बैठ रहे हैं, बड़ी गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो जब पोल खुल गई और लोकप्रियता घट गई, इसलिए हताशा में झूठ बोल रहे हैं, प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं अब तो। स्वामित्व योजना के तहत देखिए, आज स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में करीब 50,000 गांव, 65 लाख जो पट्टों का वितरण हुआ, जो वहाँ रहते थे
उनके ज़मीन के अधिकृत कागज उनको आज दिए गए। पूरे देश में एक कार्यक्रम किया गया, प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी हुआ। बीकानेर में ये कार्यक्रम रविंद्र रंगमंच पे किया गया। तो कोलाई तहसील के करीब 7-8 गांव के लोगों को ये पट्टा वितरण का काम हमने भी यहाँ किया। जैसे एक तो जोगी परिवार से, मैं सोचता हूँ कि जोगी परिवार को आमतौर पे पंचायतें कहती है भाई आप तो उठ जाओगे यहाँ से, अगले साल मिलोगे नहीं, तो उनको पट्टे नहीं मिलते थे। इसका मतलब जो वंचित वर्ग था और जो अपनी अधिकृत ज़मीन के कारण वर्षों से रह तो रहा था लेकिन बैंक से लोन नहीं ले पा रहा था, प्रॉपर्टी का विवाद था, उसका समाधान इस स्वामित्व योजना के तहत आज किया गया। केंद्र की और भी योजनाओं का प्रचार प्रसार, देखिए ये तो हमारी हर योजना के साथ में IEC का एक विषय है, उसके तहत हम प्रचार प्रसार करते ही रहते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी योजनाओं के बारे में जिक्र किया है, हटा दिया गया है और उसको लेकर वो विषय अलग है। राज्य सरकार इस संबंध में जो ज्ञापन आया उनको देख आज पूरे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने पट्टा वितरण का कार्यक्रम किया। इसी के तहत आज बीकानेर में यहाँ हमारे यहाँ के सांसद और देश के कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल के सानिध्य में यहाँ बड़ी संख्या में पट्टे वितरित किए गए। और गाँव में जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उनको ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करके और जिस तरह सरकार ने पट्टे जारी किए, निश्चित रूप से बहुत ही उत्साह है। और काफ़ी ग्रामीण लोग यहाँ पर आए हैं। 1100 के कुछ पट्टे यहाँ वितरित किए गए हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप बड़ी संख्या में देखेंगे इस तरह के स्वामित्व योजना के अंतर्गत सभी लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। और पट्टे देने के बाद में प्रधानमंत्री आवास का रास्ता भी खुलेगा, उसके साथ में बैंक से लोन भी लोग लेंगे और इस तरह इस योजना का लाभ उठाएंगे। आज हमारे विधायकगण, हमारे सांसद महोदय और सभी लोग यहाँ पर कलेक्टर साहिबा सारे लोग यहाँ आए थे और बड़ा उत्साह का माहौल था। इस स्वामित्व योजना निश्चित रूप से बहुत बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी की। PM विश्वकर्मा योजना भगवान माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये कौशल विकास जो आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से गाँव में बैठे हुए हमारे हुनरबाज लोग, उनको रोजगार देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और ट्रेनिंग सेंटर हमारे राजस्थान में बड़ी संख्या में ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं और उनको 500 रुपया पर डे से ट्रेनिंग के दिनों में देते हैं। उसके बाद में 15,000 की किट भी वितरित करते हैं और 1 लाख का लोन हम बहुत कम ब्याज दर से लोगों को दे रहे हैं, कारीगरों को दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं।